नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे 30 डेज 30 स्कैम की सीरीज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज से 30 दिन पहले हमने एक प्लेलिस्ट बनाई जिसमें हमने भारत के बड़े बड़े 30 स्कैम्स को कवर किया जो कि भारत के अलग अलग राज्यों से रिलेटेड थे। आप सभी लोगों ने हमारी इस सीरीज को बहुत सारा प्यार दिया, इसके साथ बहुत सारे सजेशंस भी दिए जिसको हम फ्यूचर में अपनी आने वाली वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। आप सबके सपोर्ट के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन इसी के साथ कुछ लोगों को मेरी ये वीडियो सीरीज नहीं पसंद आई और उनको लगा कि मैं किसी स्पेसिफिक पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा कुछ लोगों को तो ये भी लगा कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ या बीजेपी का एक अंधभक्त हूँ। लेकिन मैं आप सबको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस सीरीज का केवल एकमात्र मोटिव था कि हम अपनी भारतीय जनता को कैसे जागरूक करें। इस स्कैम में बताए गए सारे अमाउंट या हुए सारे स्कैम का अमाउंट हम ही सब द्वारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के द्वारा ही एकत्रित होता है। इसलिए इस इन्फॉर्मेशन को आप सब तक पहुंचाने के लिए ये सीरीज बनाई गई, क्योंकि एज भारतीय मैं भी एक टैक्स पेयर हूँ और मुझे ये जानने का हक है कि मेरा पैसा कहाँ डूब रहा है या सरकार हमारे पैसे की सुरक्षा कैसे कर सकती। इसी के साथ आपकी सुविधा के लिए हमने अपनी इस प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को 2 लॉन्ग वीडियो में कंपाइल कर दिया है, जिससे आप एक ही बार में हमारे द्वारा बनाई गई सारी स्कैम वीडियोस को देख सकें, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस में आपको बार बार स्वाइप करके ही इन चीज़ों का पता लग सकता है। तो आपके समय को बचाते हुए और ऐसी जानकारी आप तक पहुंचने के लिए हमने अपनी वीडियोस को 2 पार्ट्स में 15 मिनट्स के 2 पार्ट्स में हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट करके 2 वीडियो आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। 950 करोड़ का हुआ एक ऐसा घोटाला जिसने इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी नहीं छोड़ा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चारा घोटाला के बारे में। इस घोटाले में मेन एक्यूज्ड बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर श्री लालू प्रसाद यादव जी शामिल थे। नया देश बना। इस घोटाले में किसानों को मिलने वाला चारे का पैसा उन तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता था। सरकारी एजेंसियों के जांच के बाद ये घोटाला लगभग 950 करोड़ का प्रूफ हुआ और श्री लालू प्रसाद जी को 32 साल की सजा और 1.25 करोड़ का जुर्माना लगा। इस जुर्माने का कैलकुलेशन कैसे हुआ, क्या आपको पता है? प्लीज कमेंट में बताएं। 70 से 80 एकड़ के महल में रहने वाले सुब्रतो रॉय आज जेल की छोटी सी कोठरी में डाल दिए गए हैं। इनका बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा, लेकिन 30 साल की उम्र आते आते इन्होंने सहारा को कई सौ करोड़ की कंपनी बना दी। हर भारतीय से 1-1 रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके बहुत बड़ा रिटर्न देने का वादा किया। देखते ही देखते सहारा भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी बन गई। इन्वेस्ट किए गए पैसे को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। इन सब की खबर जब आरबीआई और सेबी को पड़ी तो उन्होंने इनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना शुरू कर दिया और पता चला सबसे ज्यादा नॉन बैंकिंग डिपॉजिट स्कीम चल रही है। कोर्ट में सेबी ने किया फाइल सबमिट और 2014 में सुब्रतो रॉय गए जेल। आज हमारे 30 डेज 30 स्कैम सीरीज का ये 6th एपिसोड है। इसमें हम बात करेंगे 2015 में हुआ 900 करोड़ का आईडीबीआई। इस स्कैम को लोन के लेन देन की हेराफेरी से किया जाता था। कभी कभी साधारण जनता या जो इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं उनके नाम पर लोन अप्रूव करके इस स्कैम को अंजाम दिया जाता था। धीरे धीरे ये स्कैम इतना बड़ा हुआ, बैंक के कुछ लॉयल एम्प्लॉयज को पता चला। इस जानकारी को उन्होंने सीबीआई को सौंपा और सीबीआई ने जब कार्रवाई की तो पता लगा बैंक के एमडी एमएस राघवन और टॉप लेवल के बहुत सारे एम्प्लॉय इस स्कैम में शामिल थे। सीबीआई ने पूरी तरह से कार्रवाई की और आज सारे कल्प्रिट जेल में। 2015 में हुआ 17,000 करोड़ का एक ऐसा घोटाला जो श्रद्धा ग्रुप की ही तरह था। ये एक चिटफंड कंपनी तो नहीं थी, लेकिन इनका भी तरीका सेम था। इन्होंने भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ बना कर 2 स्कीमें लॉन्च की। पहली, आपको आपका मनचाहा टूर पैकेज मिलेगा और दूसरा, आप अपने इन्वेस्ट किए गए पैसे पर 15 से 17% का ब्याज ले सकते हैं। बाकी स्कैम कंपनियों की तरह इनका भी मोटो पैसा इकट्ठा ही करना था और इन्होंने 17,000 करोड़ का स्कैम करने के बाद अपनी कंपनी को आईपीओ में लिस्ट करने की सोची।
अगेन जो सब कंपनियों के साथ होता है, इनके साथ भी वही हुआ। सेबी ने जब पेपर की छानबीन की तो पता लगा ये केवल मनी ट्रांसफरिंग कंपनी है, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट और टूर एंड ट्रैवल कंपनी। गवर्नमेंट ने लगभग 11,000 करोड़ की प्रॉपर्टी इनकी जब्त की और अभी भी कुछ हजार करोड़ बाकी। 2016 में हुआ एक ऐसा स्कैम जो आपको नशे की हालत में भी याद रहेगा। जी हाँ, किंगफिशर का 9,000 करोड़ का स्कैम। अगर आप किंगफिशर का नाम नहीं जानते हैं, इसका मतलब आप लोगों की निगाहों में एक अच्छे इंसान। 2016 में 17 अलग अलग बैंकों से 9,000 करोड़ का लोन लेके यूके जाने वाला पहला बिजनेसमैन चोर विजय माल्या। 2005 में शुरू हुई यह कंपनी को चलाने के लिए विजय माल्या अलग अलग बैंकों से लोन न देने के नीयत से लेते थे और अपने पॉलिटिकल सपोर्ट को यूज करके अपने खातों में और लोन इंक्रीज किया करते। जब 2014 में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इनका लोन अकाउंट डिफॉल्टर घोषित किया, तब बाकी सारी बची बैंकों ने भी एक एक करके इनके लोन को डिफॉल्टर घोषित किया। 50,000 करोड़ का सिविल एविएशन स्कैम जो आपको हिला के रख देगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी फेवरेट एयर इंडिया की। इस स्कैम में मेन एक्यूज उस समय के सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल। सिविल एविएशन की ग्रोथ के लिए उन्होंने 70 प्लेन परचेज किए, जिसके लिए उन्होंने 50,000 करोड़ का लोन लिया। बेचारे प्रफुल्ल पटेल ने प्लान तो बहुत बढ़िया बनाया है, लेकिन शायद उस प्लान में उन्होंने प्लेन कहाँ उड़ेगा ये जोड़ना ही भूल गए। ये स्कैम दर पर तब सामने आया जब एयर इंडिया मर्जर की स्टेट में आ गई। इन्होंने मर्जर होते ही 7200 करोड़ का लॉस सबमिट किया, जबकि एक साल पहले ही इन्होंने 7200 करोड़ का प्रॉफिट सबमिट किया। इसके साथ भारत के खाते में 57,200 करोड़ का घोटाला शामिल हुआ। – 2018 में हुआ 14,000 करोड़ का एक ऐसा स्कैम जिसमें मोदी शामिल थे। जी नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं, नीरव मोदी। नीरव मोदी ने पीएनबी के कुछ एम्प्लॉय के साथ मिलकर फेक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और अदर डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके बड़े अमाउंट का बैंक से लोन लिया करते थे। जब पूरी तरह से जांच हुई तब सामने आया कि नीरव मोदी और उसके एसोसिएट बैंक से करीब 14,000 करोड़ तक का लोन ले चुके हैं, जिसमें सभी बैंकों के बड़े बड़े पोस्ट के एम्प्लॉय शामिल थे। इस स्कैम का नतीजा नीरव मोदी फरार और भारत का 14,000 करोड़ रुपए 2018 में हुआ 3695 करोड़ का एक ऐसा घोटाला जिसमें हम सब कनेक्टेड का सेंस है कि उस प्रोडक्ट को हमने भी यूज किया है। 90 की दशक में ये प्रोडक्ट कहता था लिखते लिखते प्यार हो जाएगा, लिखते लिखते लव हो जाए। जी हाँ, आप सही समझे। इस घोटाले का नाम है रोटोमैक्स। जब आपका नाम अच्छा हो तो आप काम भी अच्छा करेंगे, ऐसा सब सोचते। इसी का फायदा उठाते रोटोमैक के मालिक विक्रम कोठारी ने अपने कंपनी के नाम पे 7 अलग अलग बैंकों से 2919 करोड़ का लोन लिया। समय बीतता गया और लोन को नहीं भरा। बढ़ते बढ़ते ये लोन 3695 करोड़ का हो गया और सभी बैंकों ने मिलकर इस लोन को एनपीए डिक्लेयर कर दिया। एनपीए लोन होने के बाद जब ये केस गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास आया, लोन अमाउंट का 650 करोड़ ही रिकवर हो पाया। 2018 में मोदी ने किया 12,000 करोड़ का एक स्कैम। जी हाँ, नीरव मोदी ने पीएनबी बैंक के साथ मिलकर किया था ये स्कैम। जब नीरव मोदी फेक लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग देकर या कहें बैंक को एक झूठी गारंटी पेपर देकर ये लोन लिया करते थे और ऐसे ही एक बैंक का लेटर दूसरे बैंक को देके और दूसरे बैंक का लेटर तीसरे बैंक को देके इन्होंने टोटल 1212 लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बैंक्स में सबमिट किए थे। इन सभी का सम टोटल लोन अमाउंट 12,000 करोड़ का था। जब तक इस स्कैम का पता सीबीआई को चला तब तक नीरव मोदी यूके भाग चुके थे और भारत के खाते में एक और 12,000 करोड़ रुपए का घाटा जुड़ गया।
2018 में हुआ 15,000 करोड़ का एक ऐसा स्कैम जिसमें मध्यम वर्गीय लोगों को टारगेट किया जाता था। इस स्कैम को अंजाम देने में मेन अक्यूज थे संजय भट्ट। संजय भट्ट नोएडा में एक स्कीम चलाया करते थे जिसके तहत 62,100 रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और उनकी कंपनी आपके नाम से एक बाइक परचेज करेगी और उसको ओला, ऊबर और रैपिडो जैसे व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में जोड़ेगी। इसके द्वारा जो भी रेवेन्यू आएगा उसमें से वो आपको 4590 रुपए रेंट और 5100 रुपए बोनस पर मंथ देते। लगभग 2 लाख लोगों ने इनकी स्कीम में इन्वेस्ट किया, लेकिन कुछ ही समय के बाद जब किस्तें और बोनस आना बंद हुई तो उन्होंने अपनी कंप्लेंट को दर्ज करा। ईडी ने जब अपनी पूरी जांच की तो स्कैम का अमाउंट इतना बड़ा था कि उनके होश उड़। ईडी आज तक संजय भट्ट से केवल 112 करोड़ ही रिकवर कर पाई है और संजय भट्ट आज भी 2019 में हुआ 3,983 करोड़ का एक ऐसा बैंक स्कैम जिसमें यस बैंक के साथ साथ DHFL भी शामिल था। मैं बात कर रहा हूं 2019 की। इस स्कैम में बैंक के CEO राणा कपूर और बड़े बड़े इन्वेस्टर शामिल थे। इस स्कैम को अंजाम देने के लिए राणा कपूर बड़े बड़े इन्वेस्टर के प्रोजेक्ट में पैसा लगाते थे और उस पैसे को लोन की तरह अप्रूव करके अपने कट को अपने पास ले लेते थे। इवन दो राणा कपूर ने जितने भी लोन सेक्शन किए वो 2020 में आकर सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट साबित हुए। इतने बड़े पैसों के हेरा फेरी के बाद जब यस बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हुई तो कस्टमरों को अपने पैसे निकालने में दिक्कत होती थी। इन सब चीज़ों की जांच जब हुई तब ये पता लगा कि राणा कपूर बहुत सी इलीगल प्रैक्टिसेस में शामिल थे और पैसे को इधर से उधर किया। 3500 करोड़ का एक ऐसा स्कैम जिसने लोगों के मुंह से निवाला छीन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूपी फूड क्रेज स्कैम की। ये बात है भयंकर कोरोना काल की, जब लोगों को खाने के लाले पड़ रहे थे। सरकार द्वारा 81 करोड़ लोगों को राशन मुहैया कराने के लिए स्कीम चलाई गई। इस स्कीम के तहत लोगों को फ्री में राशन दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। राशन की आपूर्ति करके कुछ लोगों ने 3500 करोड़ का स्कैम अंजाम दिया। FCI ने ग्राउंड पर कुछ जांच करके अपनी रिपोर्ट CBI को दी और CBI ने जब विस्तृत रूप से जांच की तो पता चला 74 ऑफिशियल लोग शामिल थे जिन्होंने मिलकर 3500 करोड़ का ये स्कैम अंजाम दिया। इसी के साथ भारत के खाते में एक और 3500 करोड़ का घोटाला शामिल हुआ। 2022 में हुआ 52 करोड़ का एक ऐसा घोटाला जो आपको नशे की हालत में भी होश में ना दे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी का 52 करोड़ का लिक्विड स्कैम। इस स्कैम को अंजाम देने के लिए आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस स्कैम को करने के लिए उन्होंने लिक्विड पॉलिसी में कई हेराफेरी की और गवर्नमेंट को सबमिट किया। इसमें इन्होंने लिक्विड टेंडर इशू अमाउंट को 100 गुना इंक्रीज किया और सेवन करने वालों की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी और केंद्र सरकार से कहा इससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू में प्रॉफिट हो। इशू टेंडर के अमाउंट को इन्होंने भारत सरकार के खाते में जमा करने के बजाय अपने गोवा चुनाव के खाते में जमा किया। इन सब पर जब LG VK सक्सेना की नजर पड़ी तो उन्होंने गवर्नमेंट से CBI जांच की डिमांड की। इसके बाद की सारी कहानी आपने न्यूज में जरूर देखी होगी। 2023 में हुआ 7,000 करोड़ का एक ऐसा स्कैम जो आपके विश्वास के साथ किया जाता था। मैसेजिंग ऐप जैसे WhatsApp, Telegram में आपको झूठी और छोटी अर्निंग का लालच देकर आपको छोटी छोटी इनकम दिलाई जाती थी और आपके ट्रस्ट को जीता जाता। उसके बाद उसी ट्रस्ट का फायदा उठाकर आपसे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कराई जाती थी जो आप आराम से कर सकते। उसके बाद आपको ब्लॉक करके स्कैम कर दिया जाता है। इस स्कैम को जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने वेरीफाई किया तो पता चला इसमें कुछ बैंगलोर इंडियंस के साथ साथ मेजरली चाइनीज का इन्वॉल्वमेंट था। भोले भाले इंडियन का फायदा उठाने के लिए आजकल ये स्कैम इंडिया में सबसे ज्यादा चल रहा है। इस वीडियो का पर्पस है आप छोटी छोटी अर्निंग पर आकर्षित होकर बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें।
आशा करते हैं हमारा ये प्रयास आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज इसको आगे शेयर करें, और अगर आपको लगता है मेरे द्वारा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमेशा की तरह आपके सजेशन मेरे लिए बहुमूल्य होंगे, और आप सबके द्वारा दिए गए हर सजेशन को मैं पर्सनली पढ़ता हूँ और उस पर विचार करता हूँ।